स्वागत है। और इस पहली बार आने का कारण यह है कि जन संस्कृति मंच का ये कार्यक्रम है। इसी कारण मुझे 1000 किलोमीटर का सफर करके लखनऊ आना था। लेकिन उससे पहले एक कारण और है, वो है अजीत प्रियदर्शी भाई। और अजीत प्रियदर्शी से भी पहले एक और कारण है, वो है पल्लव, जिसके कारण मैं लखनऊ आया। मित्रों, सोशल मीडिया का दौर है और गूगल पर लाइव टेलीकास्ट का समय है। ऐसे वक्त लखनऊ में हम सब कविता पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये हैरान करता है। मुझे एक वो दौर भी याद आता है, उन दिनों अखबार नहीं आते थे, भीतर की खबरें तो चलकर आती थी, मगर बाहरी दुनिया की बातें रेडियो बता देता। जहाँ कदम नहीं पहुँचते थे, वहाँ संकेतों में खबरदार करता था मौन। हवा के रुख के बारे तूफान की जानकारी मिल जाती, नदी की बदली बदली चाल और आवाज बता देती कि बाढ़ का खतरा है। जंगल में बढ़ी हुई हलचल भूकंप का निशा देती। उन दिनों खबरों की गति बस उतनी होती जितनी की पैरों की होती। शीतकाल में भारी हिमपात होने पर सारी आवाजाही एकदम ठप हो जाती। यदि चनाब के इस पार के गांव में कोई अनहोनी हो जाती तो उस पार के गांव में खबर पहुंचाने के लिए गांव के बाहर खेत के ऊपर जो बर्फ पड़ी होती थी, उस बर्फ पर राख या मिट्टी का छिड़काव किया जाता और संकेत दिया जाता। उधर पार वाले समझ जाते कि शोक की घड़ी ने दस्तक दी। एक रोज मुंह अंधेरे गांव छूटा तो छूटता ही गया, शहर तो कभी पकड़ में ही नहीं आया। जब कभी भी गांव का कोई एक व्यक्ति मिल जाता तो पूरे गांव से मिलना हो जाता। एक दिन डेरे पर कोई अपना आया तो इधर बहुत देर तक गांव की बात हुई, खेतों की बात हुई, पेड़ों की बात हुई, भेड़ में किस रंग का मेमना जना यह खबर मिली। यह भी कि बछड़ी अब गाय बन गई है और खूब दूध देती है। दरअसल बल्लभ जी से मैंने सबसे पहले ना तो एक कवि के तौर पर मुलाकात की और ना ही उनकी किसी कविता से मेरा नाता जुड़ा। बल्लभ को मैंने पहले जाना इनकी कविता की समझ वाली दृष्टि के लिए। बल्लभ कविता की परख रखने वाला सच्चा सुच्चा कवि है। फिर धीरे धीरे मेरा इनकी कविताओं से जुड़ाव हुआ। एक कवि के रूप में मैं इनसे मेरी बातचीत आगे बढ़ी और यूं कविता का संसार हमारी मित्रता का आधार बना। मित्रता तो अंत में हुई। क्या बात। हद के पार कविता में बल्लभ कहते हैं, हमारे बीच मित्रता का कोई अनुबंध नहीं है। कविता का एक अंश पढ़ते हैं, एक बेजबान भाषा में हमेशा हमेशा साझी रही हमारी प्रार्थनाएं, जबकि हमने कभी भी अपने सुख साझा नहीं किए। दुख लेकिन अलग अलग होकर भी हमारा साझा के साझा है हमेशा हमेशा। कभी बल्लभ की कविता के बारे में कवि से पूछना ठीक नहीं होगा कि इसका अर्थ क्या है। चिली के कवि पाब्लो नेरुदा कहते हैं, अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी कविता क्या है तो मुझे कहना होगा मैं नहीं जानता, मगर आप मेरी कविता से पूछें तो वे आपको बताएगी कि मैं कौन हूँ। पाब्लो नेरुदा का यह कथन उन कवियों पर लागू नहीं होता जो फेक पोएट्री यानी नकली कविता रचते हैं। काल्पनिक कविता लिखने वाले, दोहरा जीवन जीने वाले, अपने संघर्षों का झूठा रोना रोने वाले, कविता पर जाति, धर्म, रंग, आदिवासी, अल्पसंख्यक का ठप्पा लगाकर क्रेडिट और छूट लेने वाले चमत्कारी कवि अपनी कविता के बारे में रोज बात कर सकते हैं, मगर उनकी कविता उनके बारे में कुछ नहीं बताएगी। जो कुछ बताएगी उसे वे सुनना नहीं चाहते। जो कुछ वे सुनना चाहते हैं उनकी कविता वो सब कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि कविता झूठ नहीं बोलती। मृत्यु राग कविता में एक पैरा है जो कवि की अतीत, वर्तमान और भविष्यवादी दृष्टि की साफ झलक देता है। कविता दरअसल बचपन की स्मृतियों का प्रतिबिंब होती है। बल्लभ वर्तमान के चौपाल पर बैठकर अपनी स्मृतियों से गुजरते हुए भविष्य के आखिरी दिनों के दृश्यों का सच्चा सौदा करने वाला कवि है। वे कहते हैं, जीवन के आखिरी दिनों में जर्जर शरीर और बूढ़ी काया जब इनकार करने लगेगी पूरी तरह आंखें खोलने से, तब याद आएगा बचपन और बचपन की बेफिक्री। याद आएंगे मुझे तमाम शरारतों सहित दुलार में उठा लेने वाले लोग। मित्रों,
मुझे लगता है कि यह एक तरह पूरी कविता है। पाठकों को हमें ये हक देना होगा कि उनकी शरारतें क्या थी, किन लोगों ने उन्हें गोद में उठाया था। ये जो एक पंक्ति है ना, दुलार से गोद में उठा लेने वाले लोग, ये वे लोग हैं जो जीवन भर हमारी कविताओं में भले ही ना आए, लेकिन हमारी स्मृतियों में जीवन भर आते रहते हैं। हम एक बेहद भयानक, वहशी, डरावने, दमघोंटू, गूंगे, अश्लील, क्रूर, भ्रष्ट, कायर, रोगी और दानवीय समय में जी रहे हैं। हमारी इस पीढ़ी ने कोरोना काल जिया है, एक ऐसे समय जिसमें मृत्यु के भय ने हमारे अस्तित्व सामने ला दी। हमारी चालाकियां, शातिराना हरकतें बेपर्दा हो गई हैं। कवि बद्र ने क्षुद्र संस्करण कविता में अनोखे बिंबों और प्रतीकों से सत्ता और बुद्धिजीवियों की कड़ाई खुद कर रख दी। ऐसे में गढ़े हुए चमत्कार असर कर जाते हैं, जैसे पेट दर्द से ध्यान भटकाने के लिए कान को उमेड़ देना एक चमत्कारी पद्धति है। बिचौलिए कविता में बल्लभ ने समाज की उस त्रासदी पर चोट की है जो हमारी सोच पर तालाबंदी करती है। बिचौलियों ने इस देश के हर क्षेत्र में दखलंदाजी की है, फिर चाहे गरीब जनता और सत्ता हो, अज्ञानी जनता और ईश्वर हो, या लेखक और साहित्य संस्थान हो, दलाल बीच में अवश्य मिलेंगे। बल्लभ कहते हैं, भाषा और भूगोल के बीच भटकती द्वैत दर्जे की भीड़ थक कर सुस्ताने के लिए ढूंढ लेती है एक धार्मिक आसरा, जहाँ भुखड़ों और ईश्वर के बीच पहले से काबिज होता है एक दलाल। मित्रों, कविता पढ़ने से पहले बचपन के नाखूनों पर मेमनों और छौनों की पैदाइश के बारे में की भविष्यवाणी की लिपि पढ़नी होगी। यह सफेद निशान उस घर के बच्चे के नाखूनों पर उभर आते हैं जिस घर के बाड़ों में कुछ भेड़ें और बकरियां मील से होती हैं। कई बार ये निशान भूरे और हल्के काले भी उभर आते हैं, तो जाहिर है पैदा होने वाले के रंग पर भी मुनादी की जाती है। नाखून बढ़ते रहते हैं, कटते रहते हैं। एक दिन यह निशान नाखूनों के सिरे तक आ जाते हैं, तो समझो कि जन्म की घड़ी करीब आ गई। जिस बच्चे के नाखून पर ये निशान होते हैं, उसे इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस लिपि को पढ़ने का कोई व्याकरण नहीं है, केवल परंपरा है, मान्यता है और जनश्रुति है। कविता समझने से पहले यह भी समझना होगा कि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बोलियां, लोक में प्रचलित मुहावरे, लोकोक्तियां, लोककथाएं यात्रा करती हैं। भले ही मेमने बगलों में बदल जाएं, परंतु अर्थ वही रहते हैं। बल्लभ की कविता ओहरन का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। अधैर्यता से सोचता हूँ कि बचपन के नाखूनों पर उतर आने वाले बगुले ठीक ठाक भागते थे, उम्र के किस पड़ाव पर उदासीनता से मिटा दिए गए। बल्लभ की कविताएं हमारे परिवेश की अनिवार्यता से जन्मी कविताएं हैं। ऑस्ट्रिया के जर्मन भाषी कवि रिल्के ने एक युवा कवि की रचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, एक रचना तभी अच्छी लगती है जब वह अनिवार्यता से उपजती है। मैं तुम्हें इस बात का अतिरिक्त और कोई नसीहत नहीं दे सकता कि अपने भीतर जाओ और जांचो कि वह जगह कितनी गहरी है जहां से तुम्हारे जीवन शक्ति ऊर्जा स्मित होती है। उसी उद्गम पर तुम्हें उतर कर मिल जाएगी कि तुम्हें सृजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काव्य लेखन कोई रातों रात घटने वाली घटना नहीं है और ना ही चलते फिरते कोई कविता लिखी जानी चाहिए। बल्लभ की कविताएं जीवन के अनुभवों और संघर्षों से उपजी कविताएं हैं। जो बात रिल्के ने कही, कुछ ऐसी ही बात हमारे संस्कृत साहित्य में काव्य अलंकार ग्रंथ के रचयिता भामा ने कही है। काव्य रचना न करने से अधर्म नहीं होगा, न रोग होगा और न दंड मिलेगा, लेकिन यदि कोई हठात काव्य की रचना करता है तो मनुष्यों ने ऐसे कवित्व को साक्षात मृत्यु कहा है। हमारे इधर बहुत बर्फ पड़ती है और ठंडे इलाके में याक और पहाड़ी गाय की संतान को हम चूरी या चूर कहते हैं। हालांकि उनके शरीर पर याक जैसे बाल तो नहीं होते, मगर सींग और पूंछ याक जैसे ही होते हैं। ये दोनों ही बड़े ताकतवर और फुर्तीले होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनकी आगे की नस्ल मौसम के अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाती और मर जाती है। चूर पूरी उम्र हल खींचता है। चूरी को धोखे में रखकर दूध दोहने का अजीब उपाय लोगों ने इजाद किया है। इसका जिक्र कवि बल्लभ कुछ यूं करते हैं, भूखा रखकर मार दिए गए बछड़े की खाल में भूसा भरकर धोखे से गाय को धोने जैसी नेकी, या फिर दरिया में फेंकी जाने वाली ऐसी ही तमाम नेकियों को इतना भी गहरा गोता लगाकर कभी भूल नहीं सकेंगी
दुनिया की बड़ी से बड़ी उन्नत से कहता है। इधर पोतराज अपने शरीर पर चाबुक चलाकर लोगों की विपत्तियों को दूर करते हुए उनकी समृद्धि की कामना करता है। आज एक कवि अपने मन मुताबिक परिवेश नहीं पाता तो भीतर भीतर ना जाने रोज कितने चाबुक सहता है, कितनी यंत्रणाएं झेलता है और अवसाद के कगार पर झूलता रहता है। पोतराज की कविता का अंश पढ़ते हैं। इस गुहांधकार में खनकते घुंघरों से रिश्ते जख्म और बाजू पर हंटर की चोट से उभरती स्टाफ की आवाज इस समय की धुन बन गई है, जबकि सुन हो चुके बाजू से रिश्ता लहू दे जाता है जिंदगी को थोड़ा बहुत नमकीन स्वाद। मित्रों, समय की पाबंदी है, फिलहाल कुछ प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ। इस बार तहजीब के शहर लखनऊ से कुछ उत्तर लेके जा रहा हूँ। अगली बार किसी और शहर में छूटे हुए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेने जरूर आऊँगा, ऐसा मुझे यकीन है। बहुत बहुत आभार।